नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जामों में आते हैं और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कौन सा भाबर प्रदेश है, कौन सा तराई प्रदेश है, कौन सा खादर प्रदेश है, कौन सा बांगर प्रदेश है। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश से रिलेटेड वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। हिमालयी नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल होने के कारण अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लाती है, किंतु शिवालिक क्षेत्र में ढाल मंद होने के कारण ये नदियां पर्वत के निचले भाग में स्थित गिरिपात क्षेत्र में इन शिलाखंडों को जमा कर देती है। इस क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहा जाता है। देखो, ये यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है, ये महान हिमालय, यहाँ पे लघु हिमालय और यहाँ पे शिवालिक श्रेणी। महान हिमालय सबसे ऊंचा है हमारा, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी है। तो जब नदी निकलती है तो महान हिमालय जब नदी निकलेगी तो उसका वेग बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत तेज़ स्पीड से आएगी वो। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े शिलाखंड है उनको भी ये नदी अपने साथ ले आती है बहा के, और जब यहाँ पे नीचे धरातल पे आती है तो यहाँ पे अपने साथ वेग ज़्यादा नहीं रख पाती है ये, और यहाँ पे इनको गिरिपात क्षेत्र अर्थात शिवालिक के गिरिपात क्षेत्र में इनको क्या कर देती है, जमा कर देती है। और इन गिरिपात क्षेत्रों में क्या होता है, नदी इन बड़े बड़े शिलाखंडों के कारण दिखाई नहीं देती, अर्थात इसके नीचे बहती रहती है, शिलाखंडों के नीचे दिखाई नहीं देती है। तो इसको कहते हैं हम भाबर प्रदेश। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे नदी विलुप्त हो गई हो। तो भाबर प्रदेश के बारे में देखते हैं। भाबर प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला के समानांतर स्थित है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। सिंधु नदी कहाँ पे हमारी, यहाँ पे, और तीस्ता नदी कहाँ पे, यहाँ पे। सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में भाबर प्रदेश पाया जाता है हमारा, ठीक है, पाया जाता है। यहाँ बड़े बड़े कंकड़ और शिलाखंड पाए जाते हैं। नदियाँ इन शिलाखंडों की दरारों में भूमिगत हो जाती है, अर्थात जब बड़े बड़े शिलाखंडों के बीच में से नदी निकलेगी तो ऐसा लगेगा कि नदी गायब हो गई यहाँ से। तो बड़े बड़े शिलाखंडों में इन शिलाखंडों की दरारों में अंतर्धान हो जाती है, इसलिए यहाँ नदियाँ दिखाई नहीं देती है। इस कारण कहा जाता है कि भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती है। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कैसे उपयुक्त रहेगा, वहाँ बड़े बड़े शिलाखंड जमे हुए हैं, तो ये उपयुक्त तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ ऐसा लगेगा कि नदी तो दिख ही नहीं रही ऊपर से। तो ऐसा कहा जाता है कि भाबर प्रदेश में नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा तराई प्रदेश। जब नदियाँ भाबर प्रदेश से आगे निकलती है तो शिलाखंडों के कारण उनका जल एक धारा में न बहकर तितर बितर हो जाता है। देखो इस तरीके से, देखो जैसे ये पत्थर बड़े बड़े शिलाखंड जमे हुए हैं। अब नदी यहाँ से एंटर कर, कोई धारा यहाँ से निकल, कोई यहाँ से निकल, कोई यहाँ से निकल रही, कोई यहाँ से निकल, कोई यहाँ से निकल रही है। इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे नदी एक धारा के रूप में न निकल कर बहुत सारी धाराओं में तितर बितर होकर बाहर निकलती है। इस तरीके से देखो तराई प्रदेश में एक धारा ये यहाँ से, एक धारा यहाँ से, एक धारा यहाँ से, इस तरीके से एक धारा में न बगैर तितर बितर हो जाता है। यहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। जब जल चारों ओर फैला हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, दलदली क्षेत्र का ही निर्माण होगा। दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस दलदली क्षेत्र को तराई प्रदेश कहा जाता है। यहाँ रेंगने वाले जीव, विषैले कीट पाए जाते हैं। ये क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त माना जाता था। धान की खेती के लिए ये क्षेत्र अत्यंत उपयुक्त है। अब देखो धान की खेती को क्या चाहिए, कंप्लीट पानी चाहिए हमेशा, तो उसके लिए तो ये उपयुक्त है। पर स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषैले कीट और जीव पाए जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमारा भाबर प्रदेश के बाद कौन सा प्रदेश आता है, तराई प्रदेश। भाबर में पत्थर जमे, पत्थरों के नीचे से जब नदी निकली तो वहाँ पे विलुप्त हो गई। और तराई में जब पत्थरों से बाहर निकली तो बहुत सारी धाराओं में भटके नदी बाहर निकली, तो वहाँ पे क्या हो गया, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो गया। उसके बाद आता है हमारा खादर प्रदेश। नदियां जब बाढ़ के समय अपने आसपास के क्षेत्रों में नया जलोढ़ निक्षेप बिछा देती है। इस नए जलोढ़ निक्षेप वाले क्षेत्र को खादर प्रदेश कहते हैं। ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। पंजाब में खादर को बेट या बेत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये नदी बही, तो ये जब भी नदी बाढ़ आएगी, तब नदी में बाढ़ आएगी तो कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस एरिया तक पहुँच जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया तक पहुँच जाएगी। तो ये यहाँ पे अपना क्या जलोढ़ निक्षेप जमा करेगी, हर साल ही जमा करेगी वहाँ पे। तो ये वो हर साल ही वो जलोढ़ निक्षेप जमा होगा, तो वहाँ पे वो मैदान कैसा रहेगा, बहुत उपजाऊ रहेगा। तो खादर प्रदेश क्या रहता है, बहुत उपजाऊ रहता है। और इसके बाद आता है हमारा बांगर प्रदेश। तो खादर प्रदेश नदी के पास वाला एरिया होता है और बांगर प्रदेश नदी से दूर वाला एरिया होता है। बांगर प्रदेश नदियों से दूर स्थित ऊंचे क्षेत्र जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, उन्हें बांगर प्रदेश कहते हैं।
देखो बाढ़ का जल यहाँ तो नहीं पहुँच पाता है, परंतु ये पुराने जलोढ़ निक्षेपों का क्षेत्र होता था, कभी ना कभी यहाँ पे बाढ़ आई होगी और यहाँ पे नदी ने अपने जलोढ़ निक्षेप छोड़े होंगे। तो इस तरीके से ये पुराने जलोढ़ निक्षेप यहाँ पे जमा रहते हैं, हमारे नदी से दूर के क्षेत्र होते हैं ये। तो पुराने जलोढ़ निक्षेपों का क्षेत्र होता है, ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है। पंजाब में बांगर को डाहिया कहा जाता है, और खादर को क्या कहा जाता है, पंजाब में बेट कहा जाता है, और बांगर को डाहिया कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं, जब महान हिमालय से नदी निकलती है तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर कहाँ पे जमा कर देती है, नीचे के क्षेत्र में जमा कर देती है, और यहाँ पे नदी इसके अंदर विलुप्त हो जाती है, इसके नीचे से बहती है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं बाबर प्रदेश। जब इन पत्थरों से नदी निकलती है तो बहुत सारी धाराओं के रूप में निकलती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। ये धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे विषैले कीट पाए जाते हैं। इसको कहते हैं हम तराई प्रदेश। जब नदी आगे बहती है और नदी में जब भी बाढ़ आती है तो अपने आसपास का वो एरिया दोनों तरफ का, जिसमें नदी हर साल अपना जलोढ़ निक्षेप छोड़ती है, जो कि अत्यंत उपजाऊ होता है, उसको बोलते हैं खादर प्रदेश। और नदी के आसपास का दूर का वो एरिया, नदी के पास में स्थित दूर का वो एरिया जहाँ पे कभी न कभी नदी के बाढ़ का जल पहुँचा होगा और वहाँ पे नदी ने अपने जलोढ़ निक्षेप छोड़े होंगे, परंतु वो एरिया खादर प्रदेश की तुलना में कम उपजाऊ होता है, उसको बोलते हैं हम बांगर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों साइज ये समझ में आई होगी। अच्छे से देखना वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।